HDFC बैंक टॉक ऑफ द टाउन है और मुझे पता है कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि अभिषेक भाई आप अपनी ओपिनियन बताइए अबाउट HDFC बैंक। वेल बिलीव मी, इस पूरे वीडियो को एंड तक देख लो, इसके अलावा आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे सारे स्मार्ट व्यूअर्स एक बार में पकड़ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों को याद होगा, आज से कुछ महीनों पहले हमने एक पॉडकास्ट दिया था किसी और के चैनल पे, जिसके लिए काफी ज्यादा थैंक्स भी आए, जिसपे मैंने इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी अपनी विचारधाराएं प्रकट करी थी कि जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से भागती जाएगी, एक फुल स्टॉप जरूर आएगा किसी न किसी समय पे, और वो समय आ चुका है। इसके साथ मैंने एक एच लेटर वाली चीज बताई थी, पता नहीं कितने लोगों ने वो पॉडकास्ट देखा होगा, कमेंट्स में जरूर बताएगा। लेकिन साथ में कमेंट्स में बताइए आप लोगों का क्या टारगेट है HDFC बैंक का इन द नेक्स्ट 1 ईयर। आई वुड लव टू सी। अब समझते हैं, सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। लास्ट 5 साल की अगर मैं बात करूं तो HDFC बैंक की अगर बात करूं तो लास्ट 5 साल में इसने केवल 5.4% का CAGR दिया है। 5.4% का CAGR, अर्थात ये है कि जितने सारे इन्फ्लुएंसर लोग आपको कहते हैं कि भैया फिक्स डिपॉजिट तोड़ो और इक्विटी मार्केट में पैसा डालो, अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, टेक्निकली आपने फिक्स डिपॉजिट को भी बीट नहीं किया होगा अगर आपका सारा का सारा पैसा HDFC बैंक में निकला होगा। मैंने एक बार एक इंटरव्यू में ये जरूर कहा था कि मैं अपने जो दाव होते हैं वो लगाता हूं ऑन द जॉकी नॉट ऑन द हॉर्स। इन दिस केस इट हैड टू बी आदित्य पुरी जी, जिन्होंने पूरे इस बैंक को ट्रांसफॉर्म किया था। हमारे चैनल पे एक HDFC बैंक वाले वीडियो भी होगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली काफी सारे लोगों ने बैकलैश किया था कि नहीं मैनेजमेंट स्ट्रांग है, काफी सारी चीजें अच्छी। तो 5 साल में इसका CAGR इतना अच्छे से ग्रो नहीं किया है, स्पेसिफिकली आदित्य पुरी जी के ग्रोथ जरूर हुई है। वी आर कीपिंग असाइड द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, लेकिन कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है। पहला फैक्ट आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम करेक्शन की बात करें, अगर ऊपर से देखें मोटा मोटी 10% लास्ट 2 दिन में जो गिरा हुआ है, आप लोगों को बता दूं कि प्राइस करेक्शंस 5 बार अप्रोक्सीमेटली HDFC बैंक में आ चुके हैं, 30% से ज्यादा इन इट्स एंटायर हिस्ट्री। मतलब पूरी इतिहास में 5 बार ऐसा हो चुका है कि HDFC बैंक 30% अपने लेवल से गिरी है। 1997 1999 के बीच में, 2000 में एक बार, और वापस 2000 से लेकर 2002 के बीच में एक बार, 2008 और 9 के बीच में एक बार, 2019 और 2020 मार्च तक एक बार। तो ऐसा नहीं है कि नीचे और नहीं जा सकता। पहली चीज आपको दिमाग में ये ग्रहण करना पड़ेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि 5 बार इतिहास में ये चीज हो चुकी है। बट इसी के साथ एक कंसेप्ट होता है, इसको तो कहते हैं प्राइस करेक्शन, और एक चीज होती है टाइम करेक्शन, मतलब कितने बार ये टाइम करेक्ट करती है, जिसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको एक फैक्ट बताऊं कि 2011 से लेकर 2020 में भले ही हिकअप्स आए, बट एक नॉन स्टॉप बड़ी सी रैली हुई है। 2011 से लेकर 2020 मतलब 8 से 9 साल तक ये बैक टू बैक भागा है, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसी ड्यूरेशन के बीच में और इसके थोड़े पहले अगर जाएं तो काफी ज्यादा साल ऐसे भी निकलते हैं जहां पर HDFC बैंक रिटर्न्स नहीं देता है। मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करा रहा हूं इन सारी चीजों से। कैसे? जैसे 2000 से लेकर 2003, 2007 से लेकर 9, 2011 से लेकर 12, 2013 से लेकर 14, 2021 से लेकर 2023, ये वो साल थे जहां पर कि HDFC बैंक ने जीरो जिल्च अंडा रिटर्न दिया हुआ है। बट पॉजिटिव चीज ये है कि ऑल्दो ये बीच बीच में दो साल इसने रिटर्न नहीं दिए, लेकिन अगर लास्ट 20 इयर्स का हम CAGR लेते हैं, 20 साल का CAGR लेते हैं, तो वो 21% का होता है। तो पहली चीज, इस पूरे एनालिसिस से हम एक जनरल समझते हैं, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं और किसी बड़े हाथी पे आप पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट किसी पे भी, तो आपका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो एक काफी लंबे अवधि का होना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अगर इन प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन के बीच में उलझते रह जाते हो, तो स्वाभाविक सी बात है आप नुकसान लेके निकलोगे। लेकिन एक सवाल आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई साहब ADR तो गिर रहा है 2 दिन से, अब क्या करें। अच्छा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ADR 9% का क्या किस्सा है कि भाई 9% तो उधर गिरा कल के दिन पे, लेकिन आज क्यों नहीं गिरा, वो मैं बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन पहले आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप एक चीज देखोगे, लास्ट 2 दिन में 5 साल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल्स फिगर आया FIIs का ऑन अ सिंगल डे। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो HDFC बैंक सबसे ज्यादा किसके पास है? किसके पास है? आपके पास, मेरे पास नहीं। 50% या उससे ज्यादा है FIIs के पास। तो सबसे पहले एंड ऑफ द डे जो FII डेटा देखा, वो जो मोर और लेस इट वाज रिलेटेड टू HDFC बैंक, बिकॉज कहीं ना कहीं 8-9 हजार करोड़ की इनने बिकवाली करी है। अब आप बोलोगे यार FIIs बेच रहे मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो भाई साहब जनाब एक चीज आप गौर से फरमाइए, आप जाके एंड ऑफ द डे डेटा देखिए पूरे साल भर का, और आपको दिखेगा कि FIIs ने तो इस साल पूरा डामाडोल किया हुआ है, तांडव किया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट FIIs इन HDFC बैंक, बट इन जनरल वो मार्केट में तो बेच रहे हैं।
बट क्या उसके बावजूद हमारा मार्केट ऊपरी स्तर तक नहीं पहुंचा? क्या उसके बावजूद मार्केट ऊपर नहीं गए? नहीं, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गए, विच ब्रिंग्स अस टू अ रीजन कि देयर कुड बी टू पॉसिबल रीजंस क्यों यहां पर एफआईआईज ने बिकवाली करी है। पहली चीज इसको इस हिसाब से देखो, अगर मैंने 100 रुपए पे कोई स्टॉक खरीदा है, वो 1000 पहुंच गया है 8-10 साल में, तो कहीं ना कहीं मैं अगर बुक करता हूं तो क्या वो गलत होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। तो यहां पर भी मेरा जस्टिफाइबल है। ये हो सकता है केस 1। केस 2 अगर मैं देखते हैं, लेट्स से मैं 800 पे घुसा हूं और 800 पे मैंने स्टॉक ए भी लिया है और स्टॉक बी भी 800 पे लिया है। स्टॉक बी मेरे को कंसिस्टेंटली रेवेन्यू दिखा रहा है, मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से भी चल रहा है, तो वो 3 साल में 800 वाला जो मैंने स्टॉक बी लिया हुआ है, स्टॉक बी चले गया है 2400 रुपए पे, मतलब बढ़ गया है। लेकिन स्टॉक ए 800 से 950 पहुंचा है, बढ़े दोनों हैं, लेकिन ये कम बढ़ा हुआ है, स्टॉक ए कम बढ़ा है, स्टॉक बी ज्यादा बढ़ा है। अब जब मैं एनालिसिस करने के लिए उस चीज को बैठता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि यार मेरे ही पोर्टफोलियो पे सेम एनालिसिस पे स्टॉक बी ज्यादा भग रहा है, स्टॉक ए नहीं भग रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, स्लो डाउन है। गलत भले ही कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मेरे पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर रहा है, और इसी चक्कर में मैं वहां से निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास बाकी ऑप्शंस हैं। अगर एक प्राइवेट बैंक नहीं चल रहा तो क्या हो गया, मैं उधर से अपना पैसा निकालूंगा और उसको बर्निंग सेक्टर्स, रिन्यूएबल्स हो गए, पावर सेक्टर्स हो गए, कंजम्पशन सेक्टर हो गए, वहां पर लगाऊंगा। तो ये दो धारणाओं के साथ एफआईआईज कहीं ना कहीं अपनी बिकवाली रख रहे हैं। तो एक चीज आप समझिए कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी तक एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग, कोई स्कैम की बात, कोई फ्रॉड की बात, कोई ऐसी कि भैया अंदर से चोरी करी है, मैनेजमेंट ने कोई झोल झपाटा किया, इनसाइडर ट्रेडिंग का बहुत बड़ा कांड, ऐसा कुछ आया नहीं है। और इस तरह के मैनेजरियल टेंशन्स काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को इन पास्ट में मिल चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक जब अंडर परफॉर्म कर रही थी, बख्शी साहब ने आके उसको संभाला। इन्फोसिस के समय पे एक समय पे टॉप मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रहा था, रीशफलिंग करना पड़ा। हीरो और होंडा के मर्जर के टर्न अराउंड के समय पे भी ये प्रॉब्लम हुई थी। तो याद रखिए कि इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जो हमारा एक मर्जर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के बीच में हुआ है, इट विल टेक सम टाइम टू कम आउट ऑफ इट। ये हुआ दूसरा एंगल। अब मैं आप लोगों के एक सवाल का एक और जवाब देता हूं, जो लोग पैनिक में बैठे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभिषेक बाय से ही खरीदने बोल रहा ना, कतई देयर इज नो बाय और सेल रिकमेंडेशन एब्सोल्युटली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं आपके एनालिटिकल माइंड को खोलने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज वो कहावत होती है ना, एक बंदे को मछली दो वर्सेस एक बंदे को मछली पकड़ना सिखाओ। मछली पकड़ने वाला जिंदगी भर अपना पेट भरेगा, मछली खाने वाला एक ही बार पेट भरेगा। डायलॉग पसंद आया, भले पुराना है तो लाइक कर देना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले लोग बात कर रहे थे एमसीएक्स नामक स्टॉक की, जो 20% के लोअर सर्किट चल रहा था, और लोगों ने बोले कभी रिकवर नहीं करेगा। आज जब हम बात कर रहे रिकवर कर लिया। पॉलीकैप पे जैसे लोअर सर्किट लगा, सबने कहा भैया ये तो खत्म हो गई, अब ये तो नीचे ही रहेगा। एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग, जब ये वीडियो आ रहा है, वहां से वो रिकवर करा। एचडीएफसी बैंक पे भी लोग वही कहानियां बता रहे हैं। 10% गिरने के बाद एक हर बंदा कह रहा है कि मैंने तो पहले ही बोला था एचडीएफसी बैंक से दूर रहना। कोई 8 साल पुराना अपना चार्ट को रिपोस्ट कर रहा है, कोई 3 साल पुराना अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट को वापस रीशेयर कर रहा है, स्टोरी देखो मैंने। भैया आज नहीं तो कल तो हर स्टॉक ऊपर नीचे होगा, रिलायंस हुआ, एचडीएफसी हुआ, हर बैंक होता है, तो ये कौन सी बात होगी? तो ये चीज समझनी है। लेकिन आपके मैं एक डाउट को क्लियर करता हूं कि एडीआर जो 9% नीचे था, एडीआर 9% गिरने के बावजूद इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? उसका एक सिंपल सी बात है, बिकॉज एडीआर क्लोज हुआ था $55.5 पे, 1540 के भाव पे हमारे मार्केट पे क्लोज हुआ था कल के दिन पे। एक एडीआर इज इक्वल टू 3 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी। तो कहीं ना कहीं एडीआर ऑलरेडी 8 से 9-10% के प्रीमियम पे चढ़ ही रहा था। तो ये चीजें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थी, एंड दैट्स व्हाई हमारे मार्केट में आज 8-9% नहीं 3-4% के इर्द गिर्द हमको डैमेज दिखा। अब आते हैं मेन रीजन क्यों एचडीएफसी बैंक गिर रहा है। निम कॉन्ट्रैक्शन इज द मेन रीजन। एनआईएम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है टू मेजर अ बैंक्स परफॉर्मेंस, जो कहीं ना कहीं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और एक चीज याद रखिए, जब मैं पेड़ की बात करता हूं, गली में चलता हूं, कोई पेड़ अगर देखता हूं ना, तो वो पेड़ जितना भी लंबा हो जाए वो बादलों को नहीं छू सकता। लाइकवाइज जब कोई कंपनी इतनी बड़ी बन जाए, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा बन जाए, तो उसके फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा सा म्यूटेड होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहली चीज आप समझो, एचडीएफसी बैंक एक हाथी, एक बहुत बड़ा, जो हम बोलते हैं ना 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी इसलिए गिर रहा है, 40% वेटेज एचडीएफसी बैंक का है। समय कितने जल्दी बदलता है। 6 साल पहले हम लोग बात करते थे कि भाई साहब येस बैंक बनेगा अगला एचडीएफसी बैंक,
और 2 दिन में लोगों की टोन ही बदल गई है। अब बोल रहे हैं कि भैया एचडीएफसी बैंक बनेगा अगला यस बैंक। इस तरह के बकैती लोगों से तो दूर रहिए। अब आपको एक चीज समझनी है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे हो सकता है काफी सारे मीम्स बने। इसको बोला जाए मोटा हाथी, छोटा हाथी, इस तरह बोला जाए। इसमें काफी ज्यादा रिटेल ओनरशिप लेने की कोशिश करेगी, इसमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखेगी, ग्रोथ की स्लो डाउन दिखेगी, लेकिन फंडामेंटली ये कंपनी ठीक ठाक रहेगी। और ऐसे ही इन पास्ट एक पर्टिकुलर स्टॉक के साथ हो चुका है, जिसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। कमेंट्स में जरूर गेस करके बताइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, जब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा कोई राडा नहीं आता है, तब तक अल्टीमेट पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर्स हो तो मौके मिलेंगे जहां पर आप सिप मोड में जा सकते हो। ये मेरे व्यूज हैं, सिंपल सा बता रहा हूं, मैं बाय सेल बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बट हाँ आप समय समय पे थोड़ा बहुत आप इस चीज को देख सकते हैं। तीसरी चीज है, इस चीज पे क्या इसका वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है? हाँ, अभी भी हल्का पुल्का तो स्ट्रेच्ड है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बूझो तो जानो वाली चीज पे छोड़ के जाता हूं। इलेक्शन ईयर है, 5th लार्जेस्ट बैंक है, 40% से ज्यादा एक्सपोजर बैंक निफ्टी में, 13-14% का एक्सपोजर निफ्टी में है। ऐसे समय पे काफी म्यूचुअल फंड्स और डीआईएस इसमें इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड्स और डीआईएस मतलब आम नागरिक के पैसे उस पर इन्वेस्टेड है। ऐसे समय पे अगर ये वाला हाथी बहुत बुरी तरीके से गिरा इलेक्शन ईयर में, स्टॉक मार्केट ढह जाएगा। और क्या आपको लगता है ऐसा होने देंगे? कमेंट्स में आपके व्यूज जरूर बताएगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफी चीजें समझने मिली है, सीखने मिली है। पसंद आया ना, लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह शॉर्ट में मैं आपको अच्छे से ये वीडियो बना के दूं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।